पेंट का सब बना रहे हो? बुक टेस्ट यस और एच सी वर्मा। यस सर। डाउट कोई? यस सर आया है। किस में? ये बुकलेट। बोलो कौन सा? सर एक ही साथ कर लीजिएगा। ठीक है फिर। तो कब तक कंप्लीट कर रहे हो सब? हम्म सर करेक्ट बताओ। वेडनेसडे थर्सडे तक हो जाएगा। सर थर्सडे के बाद रखिएगा ना, तब तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है फिर, तो जिस दिन भी कंप्लीट करो एक दिन डिस्कस कर लेंगे जो भी डाउट रहेगा। ठीक है। ठीक है फिर, तो मैग्नेटिज्म शुरू करते हैं हम लोग। मैग्नेटिज्म नाम से तो वाकिफ हैं ही हम लोग। मैग्नेट के बारे में इसमें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। मैग्नेट ऐसा चीज है जो बचपन से लगभग इंटरेस्ट जगाता है। ठीक है। हम हमें अगर मैग्नेट मिल जाए तो खेलने के बहुत सारे तरीके मिल जाते थे। इसका यूज भी बहुत जगहों पे है। स्पीकर्स में, खिलौनों में। ठीक है। बड़े बड़े जगहों पे भी इलेक्ट्रोमैग्नेट का बहुत जगह यूज करते हैं, मोटर्स में, फिर जनरेटर्स में। तो हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है। तो ये हम मैग्नेट का कहानी जो होता है 4000 वर्ष पूर्व की बात है। ठीक है। यानी कि उतना साल पहले से ये कहानी शुरू हुआ है। तो एक जगह था मैग्नेशिया। ठीक है। एक मैग्नेशिया जो है जगह का नाम है। तो वहां पे एक गड़ेड़िया था जो कि भेड़ बकरियां चरा रहा था। तो चराते हुए जैसे ही पहाड़ों में घूम रहा था, तो उसके जूते में कील थे। लोहे का कील ठुका हुआ था। तो देखा कि एक ब्लैक कलर का पत्थर जो है उसको आके चिपक रहा है। ठीक है। तो बहुत बार, एक बार चिपका, दो बार चिपका, ऐसे चिपक रहा था। तो उस पे ट्राई किया कि ऐसा क्या पत्थर में क्या है। ठीक है। तो धीरे धीरे वो बात वहां से फैला। लोगों ने साइंटिस्ट ये सब जाके जांच की, क्या करे क्या है। ठीक है। तो उस समय के लिए वो नया चीज था। तो वहीं से नाम पड़ा इसका मैग्नेट। ठीक है। वहीं से इसका नाम पड़ा मैग्नेट। यानी कि जो भी सबस्टांस था जो आयरन ये सब को अट्रैक्ट कर रहा था, तो मैग्नेशिया जगह से आया। यानी कि प्लेस का नाम है, अफ्रीका में बोला जाता है, एक छोटा सा टापू है मैग्नेशिया, तो वहीं का ये नाम है। तो वहीं से आया। तो जो ब्लैक कलर का स्टोन पत्थर पाया गया उसे हम लोग बोलते हैं कि मैग्नेट है। ठीक है। ये जो है मोस्टली Fe3O4 रहता है इसमें। ठीक है। Fe3O4 से मोस्टली ये बना रहता है। तो ये जो हम लोग बोल रहे हैं मैग्नेट है, मैग्नेट यानी कि ये एक मटेरियल की ही बात की जा रही है। ठीक है। नहीं, एक मटेरियल है जो ऐसा शो करता है, प्रॉपर्टी शो करता है, जो कि दूसरे चीजों को अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ से अगर हम डिफिनीशन बोले, डिफिनीशन ऑफ मैग्नेट, तो हम क्या बोलेंगे? टू बॉडीज अट्रैक्टेड या फिर रिपेल, दोनों हो सकता है, रिपेल्ड बाय अ फोर्स called magnetic force, and this is due to property known ठीक है मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म एक प्रॉपर्टी हम बोलते हैं कि किसी भी मटेरियल में रहता है जिसकी वजह से वो किसी और मटेरियल को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। ठीक है। तो मैग्नेट का अगर हम डायरेक्शन देखते हैं, तो मैग्नेट हम लोग जो जनरली पढ़े हैं, तो टाइप्स की अगर हम बात करते हैं तो टाइप्स में हम लोग पढ़े हैं बार मैग्नेट,
बार मैग्नेट हम लोग क्या करते हैं कि अगर बार शेप का है तो उसे हम बोलते हैं बार मैग्नेट। इसमें हम लोग जानते हैं दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। फिर यू शेप्ड या हॉर्सशू मैग्नेट बोलते हैं, जो कि इस तरीके का होता है। ठीक है, इसमें एक एंड नॉर्थ पोल और दूसरा एंड साउथ पोल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये सब मैग्नेट होता है, मैग्नेट के बारे में हम लोग जानते हैं। तो मैग्नेट जो होता है एक ऐसा मटेरियल है जिसको अगर हम किसी स्पेशल प्रॉपर्टी वाले मटेरियल के पास ले जाएं, जैसे कि आयरन हो गया, निकल, कोबाल्ट, इन सबको वो अट्रैक्ट करता है। इसमें हमेशा दो पोल्स पाए जाते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो आज का लेक्चर है वो बेसिक लेक्चर होगा। ठीक है, यानी कि बेसिक लेक्चर होगा और थोड़ा फास्ट होगा। फास्ट इसलिए क्योंकि जो कुछ भी आज हम लोग पढ़ेंगे वो सब दिखेगा कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में कर रखे हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में वही चीज पढ़ रखे हैं, तो यहाँ पे हम लोग जो है थोड़ा चेंज करके फास्ट फास्ट पढ़ते जाएंगे, क्योंकि एक ही कंसेप्ट है, सब कुछ है, सारा कैलकुलेशन है, तो हम लोग एक ही साथ पढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे कॉज जो है, कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो कहा यह जाता है कि ये जो है प्रॉपर्टी है, एटॉमिक प्रॉपर्टी है, यानी कि मैग्नेटिज्म इज एटॉमिक प्रॉपर्टी। ठीक है, एटॉमिक प्रॉपर्टी है। एंड जैसा कि हम लोग 10th क्लास में पढ़े थे कि एक करंट कैरिंग कॉइल होता है तो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो वैसे एटॉमिक प्रॉपर्टी करने का मतलब यही है कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग क्रिएट्स करंट। ठीक है, और करंट क्रिएट कर रहा है तो हम जानते हैं कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, वो हम लोग अभी 12th में नहीं पढ़े हैं, आगे पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग 10th क्लास का थोड़ा बहुत नॉलेज का याद करें तो हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उससे मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग वही चीज कर रहे हैं कि अगर मैग्नेटिज्म इन एटॉमिक प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स अगर रिवॉल्व कर रहे हैं तो उसमें कुछ जनरेट ज्यादा अच्छा रहेगा, करंट जनरेट होगा। एंड यहाँ से हम बोलेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड, दिस इंप्लाइज मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड है यानी कि अट्रैक्शन। तो जो मैग्नेटिज्म है ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल पे आता है, यानी कि उसका प्रॉपर्टी है अपना प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से मैग्नेट्स जो होते हैं ऐसा प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, इस चीज को अच्छे से समझने के लिए हमें अभी कुछ चीजों को जानना पड़ेगा कि आखिर ये एटॉमिक प्रॉपर्टी हम कहते क्यों हैं और इसका प्रॉपर्टी से क्या लेना देना है, अंदर की जो बातें हैं वो कैसे होंगी। तो वो चीज हम लोग ये जो चैप्टर है मैग्नेटिज्म, ये पढ़ने के बाद हम लोग करेंगे। ठीक है, यानी कि इस चैप्टर में मोस्टली हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने का प्रक्रिया जानेंगे कि अगर मैग्नेटिक फील्ड कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास मैग्नेट है तो उससे मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होता है, अगर चार्ज कैरिंग कंडक्टर होगा तो उससे कैसे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, तो हम इन सब चीजों को इस चैप्टर में फाइंड करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, और जो भी रीजन है, एटॉमिक रीजन जो हम बोल रहे हैं, जिसे हम डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, ये सब चीजें डिफाइन करते हैं, तो ये सारे कुछ जानकारी लेने के बाद लास्ट में हम लोग पढ़ना तो चाहिए शुरू में, लेकिन चूंकि ये सारे चीजें पे डिपेंड करता है तो इसलिए हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। और एनसीईआरटी के हिसाब से भी अगर देखें तो 5th चैप्टर में वो दे रखा है, तो वैसे ही हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, यस। ठीक है, तो ये कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म अच्छे से समझने के लिए हमें वो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जानना जरूरी है, तो हम लोग लास्ट में देखें। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई मैग्नेट है, यानी कि रिप्रेजेंटेशन है, ये अच्छा एक लाइन यहाँ पे हम बोल ही देते हैं, दिस इज वाई
if a magnet is cut into pieces, it always shows two poles. It always have two poles. ठीक है, उसके पास हमेशा टू पोल होगा, यानी कि अगर ये हमारे पास मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, बीच से कट कर दिए तो हमें ऐसे दो टुकड़े मिलेंगे, तो ये भी नॉर्थ और साउथ, और ये नॉर्थ साउथ को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि ये मैग्नेट का जो है मटेरियल का प्रॉपर्टी है, एटम का प्रॉपर्टी है, हम एटम को डिवाइड नहीं कर पा रहे। इस पार्ट में भी एटम है, इस पार्ट में भी एटम है, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों साथ साथ रहेंगे, यानी कि यहाँ से कहा जाता है magnets never exist as monopoles। ठीक है, कभी भी मोनोपोल यानी कि एक पोल में एग्जिस्ट नहीं करता है, हमेशा वो साउथ एंड नॉर्थ पोल दोनों साथ साथ रहेंगे। ठीक है, और यहाँ साउथ पोल और नॉर्थ पोल साथ रहेगा, तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करते भी हैं तो फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप। ठीक है, यहाँ पे हम फील्ड लाइंस भी नहीं ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जैसा ही होता है। ठीक है, तो ये चीज कह सकते हैं इतना से। तो ये था बेसिक चीजें जो है किसी एक मैग्नेट के बारे में। अब हम उसके स्ट्रेंथ के बारे में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, यहाँ से जो कुछ भी होगा वो थोड़ा फास्ट चलेगा, क्योंकि हमें दिखेगा कि ये सारा कुछ हम लोग पढ़े हुए हैं। कैसे? तो हम लोग पोल स्ट्रेंथ जो है, अगर नॉर्थ पोल है तो इसे हम प्लस एम से लिखते हैं, एंड साउथ पोल है तो इसे हम माइनस एम से लिखते हैं। सेम वैसे ही कि अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस की, और माइनस चार्ज है तो माइनस की। ठीक है, तो ये चीज हम बोलते हैं कि इसका पोल स्ट्रेंथ है। पोल स्ट्रेंथ कहने का मतलब कि अगर हमारे पास एक ऐसा पोल है तो उसका प्लस एम साउथ पोल एंड प्लस एम नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल को हम बोल रहे हैं माइनस एम। यानी कि अगर ये हमारे पास एक बार मैग्नेट है तो ये इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, यानी कि ये हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे एक प्लस एम चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे माइनस एम। ठीक है, पोल स्ट्रेंथ है, हम चार्ज की तरह ट्रीट कर रहे हैं, चार्ज है नहीं। अगर इसका लेंथ एल है, ठीक है, तो इसका दोनों पॉइंट का डिस्टेंस का बीच का लेंथ जो है डी बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज दिख रहा है, तो ये जो डी है ये मैग्नेटिक लेंथ, और ये जो एल है ये जियोमेट्रिक लेंथ है। ठीक है, तो जियोमेट्रिक लेंथ और मैग्नेटिक लेंथ जो डी बाई एल है ये 0.85 के आसपास करीब रहता है, नहीं 0.85 या 84 ऐसा अप्रोक्सीमेटली में रहता है, यानी कि जो मैग्नेटिक लेंथ है वो थोड़ा सा कम रहता है, लेकिन अगर नहीं दिया रहे तो हम सेम मान सकते हैं। ये ध्यान से देखो तो हमें ऐसा कुछ दिख रहा है कि एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज किसी कुछ दूरी डी पे रखे हुए हैं। तो ऐसे सिस्टम के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डिफाइन किए थे। यस। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोले थे, जिसका डाइपोल मोमेंट जो था वो क्या लिखे थे, क्यू इंटू डी। ठीक है, तो ये चीज हम लोगों ने बोला था। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, एक प्लस एम माइनस एम, तो इस चीज को जो सिस्टम बन रहा है इसे बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, और इसका अगर डाइपोल मोमेंट की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड लिखते थे तो एम इंटू टी लिखे। जो लेंथ लेंगे यहाँ ध्यान रहे कि हम मैग्नेटिक लेंथ लेंगे। क्लियर है? यस। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग बस इतना समझें कि मैग्नेट क्या होता है। ठीक है,
फिर उसके पोल स्ट्रेंथ को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो अगर चार्ज की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो अगर नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल साथ साथ हो तो क्या करेगा, बोलो। रिपेल। रिपेल, यानी कि हम बोल सकते हैं लाइक पोल्स रिपेल करेगा, एंड अनलाइक पोल्स की बात करेंगे तो अट्रैक्ट। अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ से भी हमें दिख रहा है प्लस एम माइनस एम से भी, और यहाँ से भी हम बोल सकते हैं कि लाइक पोल्स जो है रिपेल करेगा, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करेगा। सेकेंड, अगर हम फील्ड लाइंस की बात करें तो फील्ड लाइंस हमें कैसे दिखेंगे कि नॉर्थ पोल रहेगा तो यहाँ से बाहर जाता हुआ, चूंकि मोनोपोल में तो एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन फिर भी अगर हम जबरदस्ती बना ही देते हैं तो यहाँ से हमें बाहर निकलता हुआ दिखेगा, क्योंकि हमें प्लस एम यानी कि प्लस चार्ज की तरह दिखेगा। वैसे ही अगर माइनस एम या फिर साउथ पोल रहा तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, जो फील्ड लाइंस है इसकी तरफ ऐसे आते हुए दिखेंगे। क्लियर है? यस। फिगर से समझ में आ जाएगा, लिखना पड़ेगा। आ जाएगा। ठीक है, तो फील्ड लाइंस हमेशा नॉर्थ पोल से जो है निकलेगा और साउथ पोल पे खत्म होगा। अगर हम किसी मैग्नेट की बात करते हैं, फॉर अ मैग्नेट, ठीक है, हम बार मैग्नेट में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, तो बार मैग्नेट, अगर ये नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगे नॉर्थ पोल से निकलेंगे और ऐसा साउथ पोल की तरफ जाके टर्मिनेट होगा। ठीक है, ऐसा होगा। ये बाहर की बात है, लेकिन अंदर में हम छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स की हम बात कर रहे थे, तो उसमें हम देखेंगे तो यहाँ से अंदर में जो है ये साउथ टू नॉर्थ हमें दिखेगा। तो हमें दिख रहा है कि ये जो फील्ड लाइंस है क्लोज लूप फॉर्म कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप फॉर्म नहीं करते थे। मैग्नेटिक लाइंस फॉर्म क्लोज्ड लूप। ठीक है, तो ये सब चीजें छोटी छोटी बातें हैं। फील्ड लाइंस क्या होता है ये सारे चीज हम नहीं बता रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हम फ्लक्स के टाइम में एक बार फिर से बताएंगे। ये चीज था थोड़ा सा जानकारी। इसके बाद आते हैं थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट पे, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, जैसा कि इलेक्ट्रिक फील्ड था वैसा ही मैग्नेटिक फील्ड है, यानी कि किसी भी मैग्नेट के अराउंड में वो एक फील्ड जनरेट करता है, जिसमें हम दूसरा कोई बॉडी ले जाते हैं तो अट्रैक्ट या रिपेल करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ अगर हम बात करते हैं तो हम बोल सकते हैं कि नॉर्थ पोल जितना भी, ऐसे डिफिनेशन लिख के देते हैं। ठीक है, जो हम लोग पहले पढ़े हैं वही चीज है। तो मैग्नेटिक फोर्स experienced by a north pole of unit pole strength, यूनिट पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, यानी कि हम बोल रहे हैं कि प्लस एम जो है 1 है, 1 यूनिट है। अच्छा, ठीक है, ये चीज दिख रहा है कि अगर हम अब इसका जो +1 है, जितना भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा एट अ पॉइंट ड्यू टू सम अदर पोल्स, दूसरे पोल्स की वजह से, तो हम बोलेंगे कि वो जो है वहां का मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है, इज कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड।
ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का जो है स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो ये इसका डिफिनीशन है कि अगर हम किसी भी रीजन में कहीं भी किसी पोल के कारण अगर एक यूनिट वाला जो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ है वो अगर जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वही जो होगा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा। सेम टू सेम वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वाले जैसा है। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे कह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं एफ बाई एम लोग। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग लिखते थे फोर्स बाई चार्ज, तो वैसे ही यहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड क्या लिख रहे हैं एफ बाई एम। ठीक है, यस सारा कुछ सेम कहानी रहेगा। अगर मान लेते हैं कि इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, ये सारा चीज हम फास्ट फास्ट ही बता रहे हैं क्योंकि सब देख रहे होगे कि देखा देखा सा लग रहा है। अगर प्लस एम है यानी कि इस पे इधर की तरफ फोर्स लगेगा, माइनस एम है तो इस पे इधर की तरफ फोर्स लगेगा, एम ए ही ये भी एम ए ही। ठीक है, अब अगर हम कैलकुलेशन की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट सोर्स, पॉइंट सोर्स। ठीक है, पॉइंट सोर्स रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि मैग्नेट हमेशा दोनों पोल साथ साथ एग्जिस्ट करते हैं, एक पोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन थ्योरेटिकली हम मान लिए कि हमारे पास एक यहाँ पे प्लस एम रखा हुआ है। ठीक है, यानी कि हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि नॉर्थ पोल है। यहाँ से अगर हम आर दूरी पे यहाँ का बात करें कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो प्लस है तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा तो के एम बाई आर स्क्वायर होगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखते थे हम लोग के क्यू बाई आर के स्क्वायर। यस ठीक है, तो वैसे ही है, लेकिन यहाँ के का वैल्यू जो होता है वो म्यू नॉट बाई 4 पाई होता है। ठीक है, के जो होता है वो कितना होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई। तो हम इससे लिख सकते हैं बी इजकल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई एम बाई आर स्क्वायर। वहां के का वैल्यू क्या होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ म्यू नॉट होता यस है। ये म्यू नॉट क्या है यहाँ पे, ठीक है, म्यू नॉट को हम लोग बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे क्योंकि अभी जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उससे ज्यादा क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा नहीं। ठीक है, कोई सा भी बुक उठा के सॉल्व करोगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत कम मिलेंगे, मिल जाए तो ठीक है, लेकिन बहुत कम मिलेंगे, तो इसलिए हम लोग इस पे ज्यादा चर्चा करते हैं नहीं। ठीक है, तो ये स्ट्रेंथ की बात कर रहे, नॉर्थ पोल होगा तो उससे दूर लेंगे, साउथ पोल होगा तो उसके तरफ लेंगे। अब अगर हम दूसरा बोलते हैं बार मैग्नेट, अगर हम बोले कि हमारे पास बार मैग्नेट दे रखा है, इसके कारण हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो जैसे कि देखो यहाँ पे एक बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। लेट से इसके बीच का जो डिस्टेंस है एल है। ठीक है, हम एल एम लिख रहे हैं, मैग्नेटिक लेंथ है। यानी कि हमें क्या दिख रहा है, यहाँ ध्यान से देखे तो यहाँ पे हमें प्लस एम दिख रहा है और यहाँ पे माइनस एम दिख रहा है। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, इसे कैपिटल एम से हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, तो ये हमें दिख रहा है क्या चीज, तो एम इंटू एल दिख रहा है। डायरेक्शन की बात करेंगे तो हम हमेशा माइनस से प्लस लेते हैं, तो मैग्नेटिक मोमेंट का अगर हम डायरेक्शन की बात लेते हैं तो ये इधर से इधर होगा, यानी कि माइनस से प्लस की तरफ ये वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो अब यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड हम पता करते हैं ऑन एक्सिस। जब हमें डाइपोल दिख रहा है तो अब हम तो बता सकते हैं ना, माइनस एम प्लस एम या माइनस एम प्लस एम जो भी रहे, यहाँ पे अगर हमसे पूछा जाए कि यहाँ से ये आर दूरी पे बताओ कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो क्या होगा आंसर बताओ। बोलो। 2 kp/r³ 2 के, यहाँ पे एम बोलेंगे बाई यस आर क्यूब। यहाँ के नहीं बोलते हैं तो हम लोग म्यू नॉट बाई 4 पाई हर जगह लिखते चलेंगे। ठीक है,
एक जगह हम बता दिए कि के से कंपेयर करना है, तो 2k, के की जगह हम क्या लिखेंगे, म्यू नॉट बाई 4 पाई, 2 कट जाएगा, तो म्यू नॉट m बाई 2 पाई r क्यूब। के से कंपेयर करो तो 2k p बाई आर क्यूब। ऑन इक्वेटोरियल पोजिशन म्यू बाई 4 पाई इंटू m बाई आर। ठीक है, ये माइनस m, ये प्लस m, इक्वेटोरियल पोजीशन इस लाइन को बोलते हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे डायरेक्शन किधर होगा, माइनस की तरफ, यस यही होगा डायरेक्शन। ठीक यस है, और b का क्या होगा वैल्यू, kp बाई आर क्यू होता था, तो यहाँ पे म्यू नॉट m बाई 4 पाई इंटू आर। ठीक है, किसी भी पोजीशन पे देगा तो वैसे ही लिख सकते हैं। यस ठीक है, तो ये अगर बार मैग्नेट का है तो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग ऐसे फाइंड कर सकते हैं। कैसे, जो चीज पढ़े थे हम लोग वही चीज। अब अगर हम बार मैग्नेट को रखें इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो याद करो हम लोग डाइपोल को भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखे थे। मान लेते हैं कि हमारा यूनिफॉर्म है। ठीक है, यहाँ पे हमने एक डाइपोल को रख दिया, यानी कि बार मैग्नेट को रख दिया। ये हम बोल रहे हैं नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो फोर्स इस पे किधर कितना लग रहा होगा, साउथ पे फोर्स इधर लगेगा, नॉर्थ पे इधर लगेगा। यस एफ नेट की बात कहेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 0। टॉर्क नेट क्या आएगा बताओ, सर m b इंटू एम क्रॉस बी, यस एम क्रॉस बी, ये मिलेगा। वहां क्या मिलता था यस याद है, p पी क्रॉस ई, पी साइन थीटा ऐसे लिखते थे। यस ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज मिलेगा। ठीक है, तो एम क्रॉस बी डायरेक्शन के लिए, एम का डायरेक्शन दिख रहा है इधर है और बी उधर है, देख सकते हैं हम डायरेक्शन के लिए। एनर्जी, ठीक है, एनर्जी के लिए हम लोग वर्क डन फाइंड करते हैं। ठीक है, एनर्जी अगर फाइंड करना है तो वर्क डन हम फाइंड करते हैं। तो वर्क डन क्या होता है, टॉ इंटू डी थीटा। अगर थीटा 1 से थीटा 2 ले जाएंगे तो फाइंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बताओ, कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा, थीटा। थीटा 1 माइनस थीटा 2, यस ये आदत है ना। यस ठीक है, अच्छा कॉस, रेफरेंस लेते थे तो थीटा 1 को हम 90 डिग्री रख लेते थे एंड थीटा 2 को थीटा रखते थे, याद है। तो इस केस में हम बोलते थे कि जो पोटेंशियल एनर्जी होगा किसी पॉइंट का, ये जो होगा माइनस एम बी कॉस ऑफ थीटा होगा, यानी कि लिखते थे एम माइनस एम डॉट बी, वहां पे पी डॉट ई लिखते थे, याद है, तो वही चीज। यस ठीक है, तो यहाँ पे हम जल्दी जल्दी सारे कुछ लिख दे रहे हैं, बस ये चीज होता है। फिर वहां हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में भी रखे थे, वो सब चीजें हम लोग यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं कि दिया हुआ है पूछते तो। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बहुत कम पूछे जाते हैं। ठीक है, कहीं आ गया तो ये ध्यान में रहना चाहिए कि हाँ भाई ये चीज होगा। ठीक है, इतना बात में किसी को दिक्कत, यहाँ जो m है नहीं इसका यूनिट क्या होगा बता सकते हो, कहाँ लिखे हैं, अच्छा, यहाँ से अगर हम डाइपोल मोमेंट लिख रहे हैं m इंटू डी, यानी कि यहाँ पे है, यानी कैपिटल M इजकल टू m इंटू डी, डायरेक्शन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ की तरफ, यानी कि माइनस से प्लस की तरफ। इस स्मॉल m का यूनिट क्या होगा,
पोल स्ट्रेंथ का? हम्म, कैसे फाइंड करोगे? मैग्नेटिक फील्ड का भी तो अभी नहीं जानते। मैग्नेटिक फील्ड का लिखेंगे। Magnetic field strength. मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बात लिखी है, उसका यूनिट क्या होगा? कभी सुने नहीं हो? हाँ, चलो याद रखना फिर। यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ, अगर एम की बात कर रहे हैं तो ये होता है टेस्ला मीटर, एम्पियर मीटर होता है, एम्पियर मीटर आएगा सॉल्व करने पे। ठीक है, पोल स्ट्रेंथ का यूनिट जो होगा वो क्या होगा? एम्पियर मीटर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट आएगा, इसका यूनिट टेस्ला आएगा। तो सारे कुछ हम लोग आगे करेंगे, ये सारा चीज बस ऐसे ही टाइम पास है। ठीक है, दिया रहता है तो पढ़ा दिए, नहीं तो इसका जरूरत भी नहीं, कंपेयर कर सकते हो खुद भी। यहाँ के बाद से हम लोग का जो कहानी चलेगा वो सब नया है, समझने के लिए। ठीक है, तो ये कहानी फिर से आता है वहीं पे, यानी कि लोगों ने जब जान गया कि हाँ भाई मैग्नेट है, तो उस समय क्या होता था कि लोग समझते थे कि मैग्नेट एक अलग चीज है, और अगर हम लोग करंट की बात कर रहे हैं तो करंट जो है वो अलग चीज है। यानी कि दोनों को लोग जो समझते थे वो दोनों को अलग अलग चीजें समझते थे, यानी कि करंट एक अलग ही चीज, मैग्नेट एक अलग ही चीज, दोनों में कोई रिलेशन नहीं था। ठीक है, यानी कि ना करंट में कोई रिलेशन, करंट से मैग्नेटिक फील्ड में दोनों में कोई रिलेशन एक दूसरे से नहीं था। तो वहां पे एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था ओर्स्टेड। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उनके पास एक मैग्नेटिक कंपास था। ठीक है, उनके पास एक मैग्नेटिक कंपास था, जैसे कि उनका मान लेते हैं कि ऐसा कुछ सर्किट है ऐसा, यहाँ पे उन्होंने मैग्नेटिक कंपास रखा हुआ है। यहाँ पे अगर उन्होंने देखा कि करंट इसमें जैसे ही आया, यानी कटा हुआ है आया, तो उन्होंने देखा कि इसमें डिफ्लेक्शन आ रहा है। फिर जैसे ही करंट हम दिए तब भी डिफ्लेक्शन आ रहा, नहीं कि जब काट रहे थे दे रहे थे, जब भी काट रहे थे और दे रहे थे तब तब हमें डिफ्लेक्शन इसमें मिल रहा था, और दोनों केसेस में डिफ्लेक्शन अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन में मिल रहा था। ठीक है, यानी कि उन्हें ऐसा फील हुआ कि ये भाई जो कंपास है इसमें डिफ्लेक्शन क्यों आ रहा है, ये तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से डिफ्लेक्ट करता है, यहाँ तो कोई मैग्नेट है नहीं, सिर्फ करंट है, और करंट घट बढ़ रहा है जब काट रहे हैं तो उन्होंने बोला कि जरूर कुछ न कुछ रिलेशन है करंट और मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, तो वहां से लोगों ने रिलेट करा कि हाँ भाई कुछ न कुछ रिलेशन है। तो उसके बाद बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, उसके बाद लोगों ने जाना कि हाँ भाई मैग्नेटिक फील्ड और करंट में एक कुछ ना कुछ कोरिलेशन है, यानी कि दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अगर डिपेंडेंट है तो क्या आएगा? सवाल ये उठता है कि अगर दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, चलो हम मान लिए हैं, तो हम कैसे बता सकते हैं कि हाँ दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है? तो उसी चीज पे बहुत सारे लोगों ने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, और कुछ रिजल्ट आए। रिजल्ट एक दिन में तो नहीं आया, बहुत साल लगे, हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये जो एक्सपेरिमेंट था ये ऑर्स्टेड का था। ठीक है, इसमें ये कंपास है, मैग्नेटिक कंपास। ठीक है, कंपास क्या होता है सबको पता है?
मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, यहाँ से हमारा मेन चीज शुरू होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि इलेक्ट्रिक करंट है तो क्या मैग्नेटिक इफेक्ट होगा, तो ओर्स्टेड के एक्सपेरिमेंट के बहुत साल के बाद आया। तो यहाँ से हम लोगों ने जाना कि करंट कैरिंग कंडक्टर है, कैरिंग, अगर कंडक्टर हमारे पास दिया हो तो करंट कैरिंग कंडक्टर जो है प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो करंट कैरिंग कंडक्टर जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड हम बोल रहे हैं, इस मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग बी से रिप्रेजेंट करेंगे। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगा और इसका यूनिट जो होगा वो टेस्ला होगा। ठीक है, टेस्ला होगा जिसे हम टी से लिखेंगे, या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर लिखेंगे, यानी कि पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखना है कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या है, तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट टेस्ला या वेबर पर मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, ये जो रिलेशन हमने देखा इस पे मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन दिए बायोट में, तो हम लोग पढ़ते हैं बायोट सेवर्ट्स लॉ। ठीक है, बायोट सेवर्ट्स लॉ, यानी कि इन्होंने एक इक्वेशन दिया, मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट फ्रॉम अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, तो यहाँ से बायोट सेवर्ट लॉ आए। बायोट सेवर्ट लॉ ने एक अपना लॉ दिया जिसमें उन्होंने बताया कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर से आर दूरी पे अगर हम जाते हैं तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा। तो ऑफ कोर्स वो एक दिन में सपना है और ऐसा बता दिया, ऐसा तो हुआ नहीं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे, तो हम लोग डायरेक्ट जो उनका रिजल्ट है वही चीज हम लोग पढ़ते हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास एक कंडक्टर है, इसमें करंट आई बह रहा है। हम इस पॉइंट से, लेट से यहाँ पे कोई पॉइंट पी है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं कि एक छोटा सा यहाँ पे एलिमेंट लेते हैं डीएल। ठीक है, इसका डायरेक्शन जो है इसी करंट के डायरेक्शन में, यहाँ से इस पॉइंट पी पे ये जो वेक्टर है ये आर वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों के बीच में हमें एंगल थीटा दिख रहा है यहाँ। तो उन्होंने इस चीज से बोला कि जो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी होगा, यानी मैग्नेटिक एट पॉइंट पी, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी यानी कि बी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा कि इसमें करंट कितना बह रहा है। दूसरा कि ये जो कितना हमने लेंथ ले रखा है डीएल एलिमेंट उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और अगर हम इस वायर से जितना दूर जाएं उतना ही मैग्नेटिक फील्ड घटता जाएगा। एंड ऑल्सो ये जो है करंट के डायरेक्शन और ये जो आर वेक्टर लिए हैं उसके बीच का साइन थीटा पे डिपेंड करता है। तो यहाँ से निष्कर्ष निकला कि बी जो है प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आता है, यहाँ से हम लोग लिखते हैं b इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई dl साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। यही जो है बायोट सेवर्ट लॉ से किसी भी पॉइंट पे हम लोग निकाल सकते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड। हियर म्यू नॉट बाई 4 पाई जो है ये कांस्टेंट है। ठीक है, जिसका वैल्यू जो होता है 10⁻⁻7 होता है। यूनिट की अगर बात करेंगे तो क्या आएगा बताओ, देख के बोलो। डीएल मीटर, आर स्क्वायर मीटर, साइन थीटा तो है ही नहीं, तो टेस्ला मीटर बाई एम्पियर दिख रहा है। ठीक है, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई ये होता है। म्यू नॉट की अगर हम बात करें
ये परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस होता है, ठीक है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस होता है। अगर हम म्यू की बात करें तो ये हम बोलेंगे परमिएबिलिटी ऑफ अ मीडियम, और वही अगर म्यू आर बोले तो हम बोलेंगे रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम। रिलेशन म्यू आर क्या होता है, तो म्यू बाई म्यू नॉट होता है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि म्यू जो वैल्यू होगा किसी भी मीडियम के लिए वो म्यू आर इंटू म्यू नॉट के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ म्यू नॉट की वैल्यू अगर हमसे पूछा जाए तो म्यू नॉट का वैल्यू अगर हमसे पूछा जाएगा तो हम बोलेंगे 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 यूनिट सेम टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू याद रखना है, इस चैप्टर में यूज हो। वहां पे के आता था 1/4πε0, यहाँ पे आ रहा है μ0/4π। तो ये चीज हमें दिख रहा है। तो ये आया हमारा कि बायोट सेवर्ट लॉ है डीएल साइन थीटा। थोड़ा सा और दिमाग लगाएं, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाएं। तो साइन थीटा है, डीएल है, डीएल को अगर हम इधर की तरफ एक वेक्टर मान लेते हैं और ये आर वेक्टर है, तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर करेंगे तो हमें आर साइन थीटा मिल जाएगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी होता है। तो इन वेक्टर फॉर्म उन्होंने बताया हम मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे लिख सकते हैं म्यू नॉट आई, आई तो स्केलर है, नीचे 4 पाई। यहाँ जो डीएल था, डीएल पे वेक्टर लगा दिया, बगल में आर कैप कर दिए, नीचे आर स्क्वायर तो था ही। इसे ऐसा भी लिखा जा सकता है म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, तो आर वेक्टर करेंगे तो नीचे आर क्यूब, ठीक है। तो वेक्टर में ऐसा अगर लिख लिए, वेक्टर में लिखने से फायदा हो गया कि हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर निकालना हो, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये लिख रहे हैं, तो हम यहाँ से राइट हैंड थंब रूल यूज कर सकते हैं, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल। यानी कि डीएल की तरफ हाथ रखेंगे, आर वेक्टर की तरफ क्रॉस करेंगे, तो जो थंब होगा वो हमें देगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ ध्यान से देखें तो डीएल वेक्टर जो है करंट की डायरेक्शन में लेना है, ये आर वेक्टर है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जो है इनटू द प्लेन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इनटू द प्लेन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट डीएल वेक्टर यानी कि वेक्टर एलोंग फ्लो ऑफ करंट, ठीक है, जिधर करंट फ्लो कर रहा होगा उसी पे हमने एक छोटा सा एलिमेंट लिया है, उससे बोल रहा है डीएल वेक्टर। सेकेंड, अगर ऐसा डायरेक्शन हमें दिख रहा है यानी कि हम इनटू द प्लेन ऑफ पेपर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वही ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे तो ये आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इतना चीज को ध्यान में रखना है कि बायोट सेवर्ट लॉ, यानी कि सबसे पहले ऑर्स्टेड ने क्या किया कि उन्होंने एक्सीडेंटली ये खोज निकाला कि मैग्नेटिक फील्ड और करंट में रिलेशन है। उस समय जमाने से पहले लोग मैग्नेट को एक अलग ही दुनिया की तरह ट्रीट करते थे, करंट को अलग ही दुनिया की तरह ट्रीट करते थे, दोनों में कोई रिलेशन नहीं था। लेकिन उसके बाद उन्होंने ये देखा तो ऑर्स्टेड ने आया बताया कि भाई करंट से हम तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं। आगे चल के देखेंगे कि बहुत लोगों ने एक्सपेरिमेंट करा तो बोला कि भाई हम मैग्नेटिक फील्ड से भी करंट जनरेट कर सकते हैं, और इसी वजह से आज जो है हमारे घर घर में बिजली दिख रही है, ठीक है। तो एक दिन का मेहनत तो है नहीं, धीरे धीरे हम लोग समझेंगे वही सब चीजें। तो यहाँ पे हमने देखा बायोट सेवर्ट लॉ,
बायोट सेवर्ट लॉ क्या कहता है, ये बात क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है क्योंकि शुरू से लास्ट तक हम इस फॉर्मूला को यूज कर करके डिफरेंट डिफरेंट केसेस के लिए फाइंड करेंगे। तो बायोट सेवर्ट लॉ कहता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, छोटा सा टाइप होगा, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के डीएल के, और आर स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, साइन ऑफ थीटा के प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ से ये जो आ रहा है यही चीज हमारा फॉर्मूला आया। अब इसी चीज को हम लोग डिफरेंट डिफरेंट केसेस में यूज करेंगे और डिफरेंट डिफरेंट केसेस में यूज करके हम लोग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते रहेंगे। तो इस चैप्टर में वही सिर्फ कहानी है, डिफरेंट डिफरेंट केसेस के लिए करंट फाइंड करो। हमें दे देगा कि स्ट्रेट वायर है करंट फाइंड करो, तो कभी उसे लूप बना देगा, बोलेगा करंट फाइंड करो, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करो, करंट है। ठीक है, तो इस चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें 3 पार्ट में हम लोग पढ़ते हैं। पहला पार्ट यही चीज होगा कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना, यानी कि बायोट सेवर्ट लॉ यूज कर। दूसरा कि चार्ज अगर मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, तो कैसा होगा, क्या होगा। तो वहां भी हम लोग इसी चीज को यूज करेंगे। ठीक है, क्या कि हम जानते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो होता है वो करंट होता है, तो चार्ज फ्लो कर रहा है यानी करंट ही है। तो हम इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के चार्ज के फॉर्म में लिख लेंगे। ये चीज हो गया 2 पार्ट। तीसरा पार्ट जो आएगा, तो हम लोग यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीख गए हैं, सीख चुके होंगे। मैग्नेटिक फील्ड अगर हम फाइंड कर लिए तो अब हम फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज को रखते हैं तो कितना फोर्स लगेगा, किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को रखेंगे तो फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा, और लगेगा तो कितना लगेगा। ठीक है, तो वो सब चीजें हम लोग पढ़ते हैं। क्लियर है इतना? यस सर। ठीक है, तो डायरेक्शन के लिए एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। डायरेक्शन, अगर करंट ऐसा जा रहा हो किसी वायर में तो इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, बता सकते हो? इसके आसपास के रीजन में। हम्म, देखो ध्यान से, तो यहाँ पे एक डी आर अगर हम एलिमेंट ले लें तो इधर हमें डी आर एलिमेंट मिलेगा, डी आर वेक्टर। यहाँ से हम इस डायरेक्शन में जाते हैं तो ये आर वेक्टर हो गया। तो डी आर क्रॉस आर करेंगे तो इधर हम कहीं भी पॉइंट लेंगे तो हमें क्रॉस ही मिलेगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इधर इनटू द प्लेन है। वही अगर हम इसके लेफ्ट साइड की बात करेंगे तो ध्यान से देखो, आर क्रॉस बी अगर कर रहे हैं तो ऊपर की तरफ थंब आ रहा है, यानी कि इसमें से डॉट मिलेगा, मिल रहा है। ठीक है, यानी कि इस चीज को हम लोग देखेंगे कि ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ऐसा इधर से अंदर जा रहा है और इधर से बाहर आ रहा है, इधर से अंदर ऐसे जा रहा है। ठीक है, जो 10th क्लास में पढ़े थे। इतना बात में कोई दिक्कत? ड्यू टू चार्ज्ड पार्टिकल, हम लोग पहले ही पढ़े थे कि अगर एक चार्ज है रेस्ट में है तो उससे सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है, अगर मूव करेगा यूनिफॉर्म स्पीड से तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी आएगा। तो हम उसी चीज पे चर्चा कर रहे हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे एक हमारे पास चार्ज है, वो ऐसा रास्ते से जा रहा है। ठीक है, ऐसे रास्ते से ये जो चार्ज है ऐसे जा रहा है किसी स्पीड v से। यहाँ से अगर हम इस r दूरी पे पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे बताओ? करंट क्या होता है, I इजकल टू Q बाई T होता है।
ठीक है। अगर हम करंट के टर्म में लिखते तो ये लिखते हैं म्यू नॉट आई बाई 4 पाई इंटू DL साइन थीटा बाई R²। देखो ध्यान से, ये लिखते हैं। अब I को Q के टर्म में लिखे Q बाई टी, तो हम इसे लिख सकते हैं म्यू नॉट Q बाई 4 पाई इंटू हम DL बाई DT लिख देते हैं टाइम T, ठीक है, साइन थीटा बाई R²। सिंस I इजकल टू Q बाई DT छोटे से टाइम T के लिए, तो यहाँ से अगर हम देखें तो DL बाई DT V को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो म्यू नॉट Q बाई 4 पाई इंटू V साइन थीटा बाई R² हम लोग लिख सकते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो वहीं से हम डायरेक्टली रिलेट करके लिख रहे हैं, यानी कि दिस इंप्लाइज दैट कि मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट Q बाई 4 पाई इंटू V क्रॉस R। ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर है, नीचे R³ आ जाए। ठीक है, तो ये किसी भी चार्ज पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो उससे r दूरी पे अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो उसके लिए हम लोग ये चीज यूज कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक जो था जनरल था। इसके बाद हम एप्लीकेशंस देखते हैं ऑफ बायोट-सेवर्ट लॉ। पहला, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। ठीक है, स्ट्रेट वायर है, उससे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं तो क्या होगा। जैसे हम यहाँ पे ले रहे हैं एक स्ट्रेट वायर, ये भी देखोगे कि फॉर्मूला जो है हमारा वो पहले से हम लोग जान रहे होंगे। ये दूरी हम बोल रहे हैं R दूरी है, इसमें करंट लेट से कि I ऐसा बह रहा है। ठीक है, करंट जो है इसमें I ऐसा बह रहा है। इस पॉइंट P पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और हम बोल रहे हैं कि ये जो एंगल है ये θ1 है और ये जो एंगल है वो θ2 है। ठीक है, याद करो तो हम लोग ऐसे एक रॉड लेकर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करे थे और पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किए थे। ठीक है, तो यहाँ भी हम वही काम करेंगे, ऐसे ही सेम टू सेम काम करेंगे। तो क्या करेंगे वही देखते हैं। जो चीज प्रोसेस वहां फॉलो किए थे वही प्रोसेस यहाँ भी फॉलो करेंगे। ये पॉइंट P हो गया, यहाँ से हम y दूरी पे जाएंगे, एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे dy करंट की डायरेक्शन में। इस dy एलिमेंट के लिए अगर हम मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे लिखें तो हमें दिख रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इनटू द प्लेन आएगा और वो dB आएगा। कितना आएगा, तो हम लिख सकते हैं म्यू नॉट I बाई 4 पाई इंटू dy इंटू ये वाला डिस्टेंस, अगर ये r है तो ये होगा हमारा √r² प्लस y²। तो dy साइन थीटा लिख देते हैं, साइन थीटा बाई r² प्लस y² हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए ये थीटा क्या आएगा। हम इस एंगल को अगर थीटा बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे साइन ऑफ एंगल लिखेंगे। इस एंगल को अगर हम थीटा बोलते हैं तो ये एंगल हमें मिलेगा 90 माइनस थीटा। तो ये जो हम एंगल इस वेक्टर और इस वेक्टर में देख रहे हैं तो ये एंगल हमें मिलेगा, देखो ध्यान से, तो 90 प्लस थीटा। ठीक है, तो यहाँ हम साइन 90 प्लस थीटा लेंगे, क्योंकि डीएल वेक्टर dy वेक्टर और r वेक्टर में जो एंगल बन रहा है यही बन रहा है। साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा हो जाता है, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई dy कॉस ऑफ थीटा बाई r² प्लस y²।
इंटीग्रेट करना है अब, तो मैग्नेटिक फील्ड हम लिखेंगे तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, तो कांस्टेंट। यहाँ y के साथ साथ cos थीटा भी चेंज हो रहा है, ठीक है, y के साथ साथ cos थीटा भी चेंज हो रहा है। तो अब क्या करें यहाँ पे, तो cos ऑफ थीटा dy बाई आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो इंटीग्रल के अंदर ही रहेगा। तो यहाँ पे हमें y और थीटा में एक रिलेशन चाहिए होगा, तो यहाँ फ्रॉम फिगर दिख रहा है, फिगर कि tan ऑफ थीटा जो है y बाई आर दिख रहा है, यानी कि y इजकल टू आर tan ऑफ थीटा दिख रहा है। यानी कि अगर हम dy लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं r सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब इस दोनों वैल्यू को हम इसमें यूज कर लेंगे, तो क्या आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटीग्रल cos थीटा है तो cos थीटा रहने दिए, dy को हम लिख लिए r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। नीचे हमें दिख रहा है आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखें तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो ये कट गया, एक आर से एक आर कट जाएगा, तो हमें दिखेगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटीग्रल कॉस ऑफ थीटा डी थीटा, कहाँ से कहाँ, तो -θ2 से θ1। तो यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे हमारा वैल्यू मिलेगा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन माइनस साइन थीटा होता है, जब प्लस होता है सॉरी, -θ2 से θ1। तो ये हमें मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन ऑफ θ1 प्लस साइन ऑफ θ2। क्लियर है? ध्यान से देखो तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सबकी वजह से इनटू द प्लेन ही है, तो इसीलिए हमें डायरेक्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ी, यानी कंपोनेंट से लेने की जरूरत नहीं पड़ी। जितने भी छोटे छोटे एलिमेंट्स थे सबके लिए अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को ऐड करेंगे तो इनटू द प्लेन ही वहां पे मिल रहा था, ठीक है। कहीं से भी देख लो, यहाँ भी अगर हम डीएल लें तो डीएल क्रॉस आर वैसे ही जाएगा राइट हैंड थंब रूल से, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला अगर ध्यान से देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग निकालते थे 2k लेमडा बाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 आता था, याद है? इसको भी k के टर्म में करोगे तो वैसे ही कुछ आ जाएगा, k लेमडा बाई आर साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। तो वहाँ लेमडा की जगह i है, वहाँ k की जगह म्यू नॉट बाई 4 पाई है। क्लियर है इतना? यस सर। स्पेशल केसेस, ठीक है। केसेस की अगर हम बात करें यहाँ पे तो फर्स्ट कह रहे हैं अगर θ1 θ2 दोनों बराबर हो और थीटा हो, तो इस केस में हमें मैग्नेटिक फील्ड दिख रहा है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर इंटू साइन ऑफ थीटा, दिख रहा है? दोनों को अगर पुट कर देंगे तो 2 साइन थीटा आएगा, तो 2 2 कट जाएगा। सेकेंड बोलेगा कि इनफाइनाइट लेंथ का वायर है या लॉन्ग इनफाइनाइट वायर है, यानी कि वायर का जो लेंथ है बहुत लंबा है, तो इसके लिए θ1 कितना होगा और θ2 कितना होगा बताओ? इनफाइनाइट लेंथ का है, बोलो ये सब चीजें तो पहले से जानना चाहिए हमें। ऐसा है कि यहाँ से जो लाइन ड्रॉ करेंगे ये कितना एंगल करेंगे जो इन्फिनिटी पे जाके मिलेगा? दो लाइन इन्फिनिटी पे कब मिलता है? जब ये 90 डिग्री होगा, यस सर। ठीक है। कोई भी लाइन जो है पैरेलल लाइंस इन्फिनिटी पे ही मिलते हैं, तो हम बोलेंगे कि ये जो लाइन है मिलेगा कब? जब 90 डिग्री होगा। तो इस केस में हमें दिख रहा है इनफाइनाइट के लिए दोनों जो है 90 डिग्री हैं। तो इस केस में अगर हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड तो साइन 91 होता है, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर आ रहा है।
ये वाला भी बहुत जगह यूज होगा, इसे याद रखना। खैर, अगर ये फॉर्मूला याद है तो किसी भी केस के लिए हम लिख सकते हैं। थर्ड, सेमी इनफाइनाइट लेंथ है, वायर का जो है सेमी इनफाइनाइट है। सेमी इनफाइनाइट का मतलब कि एक साइड तो इंफिनिटी जा रहा है लेकिन दूसरा एंड पॉइंट यहीं पे है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो थीटा 1 हमें दिख रहा है कि 90 डिग्री है एंड थीटा 2 दिख रहा है 0 डिग्री। तो इस केस में अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई साइन थीटा। साइन 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा तो एक तो टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, एक केस, फोर्थ केस ऐसा दे रखा है, सेमी इनफाइनाइट तो है, ठीक है, इधर इंफिनिटी तो है, लेकिन जो हमारा पॉइंट पी है वो यहाँ पे है, यानी कि इससे परपेंडिकुलर आर दूरी पे तो है, लेकिन ऐसा है ये एंगल बोल रहा है कि ये थीटा है। तो क्या होगा इस केस में, तो ध्यान रहे हमेशा जो हम लोग एंगल लिए थे परपेंडिकुलर से लिए थे, ठीक है। तो थीटा 1 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से थीटा 1 जो हमें मिलेगा वो 90 डिग्री मिलेगा। थीटा 2 क्या होगा, तो थीटा 2 हम इसी से लेना, इसी लाइन से हम एंगल मेजर करे थे, तो इसी से डाउनवर्ड मेजर करे थे, तो डाउनवर्ड करते गए तो यहाँ तक आए तब जाके हमें वो लाइन मिला। तो उस केस में हम लिखेंगे 2 पाई माइनस थीटा या फिर माइनस थीटा, तो जो भी लिखना हो तो हम लिखेंगे 2 पाई माइनस थीटा या फिर इक्वल टू माइनस थीटा। ठीक है, ये चीज यूज करें। तो इस केस में अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई साइन 90 डिग्री प्लस साइन माइनस थीटा। ठीक है, यानी कि माइनस साइन जो रिप्रेजेंट करेगा वो डायरेक्शन जो रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, तो आ जाएगा माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई साइन ऑफ थीटा। क्लियर है। ठीक है, तो सारा कुछ अगर ध्यान से देखो तो वही चीज हम लोग पढ़ रहे हैं जो पहले पढ़ चुके हैं। वहां पे चार्जेस हुआ करता था, म्यू नॉट बाई 4 पाई की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हुआ करता था, यानी के लिखते थे, के इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते थे। क्वेश्चन है कि एक ऐसा करंट कैरिंग स्क्वायर दे रखा है, ये जो है √3a है, ये जो है a लेंथ का है और करंट इसमें ऐसा बह रहा है I। तो ये जो पॉइंट O है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O। तो देखो ध्यान से, ए बी बी सी सी डी और डी ए, 4 वायर्स दिख रहे हैं, चारों के लिए हम फाइंड कर लेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O मिल जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी सी। डायरेक्शन अगर देखें तो सबके लिए इनटू द प्लेन है तो जोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी को अगर हम देखें तो ए बी से अगर देखेंगे तो ये पॉइंट ओ जो है मिड पॉइंट है, ये जो डिस्टेंस दिखेगा √3/2a दिखेगा। ये दोनों एंगल की अगर बात करेंगे तो ये हमें दिख रहा है कि ये a/2 है, तो ये एंगल हमें मिल जाएगा थीटा। थीटा इक्वल टू क्या मिल जाएगा, a/√3 30 डिग्री।
ठीक है, तो इसके लिए अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे ए बी के लिए, ध्यान से देखो क्या लिखेंगे, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई साइन ऑफ 30 डिग्री इंटू 2। ठीक है, दोनों साइन 30 डिग्री ही है, साइन 30 यानी कि म्यू नॉट आई बाई 4 पाई ही बच रहा है। ध्यान से देखें तो ये जो है ए बी सी डी के बराबर होगा, क्योंकि सेम दूरी पे है, अंदर ही दोनों के लिए जा रहा है, तो इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं। वैसे ही एडी के लिए अगर हम फाइंड करेंगे तो ये पॉइंट है हमारा, ये डिस्टेंस देखे तो a बाई 2 आ रहा है, ये दोनों एंगल की अगर हम बात करेंगे बाई 2 मिलेगा। तो यहाँ से अगर हम देख रहे हैं इस केस में, तो ये दोनों एंगल जो है वो 60 डिग्री दिख रहा है, ये भी 60 डिग्री। तो इसके लिए अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे ए डी, तो क्या लिखेंगे, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई साइन 60 प्लस साइन 60। साइन 60 √3/2 होता है, तो 2 यानी क्या जगह, ठीक है। ठीक है, तो ये चीज होगा, तो √3 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, और ये बी ए बी जो होगा वो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई। यहाँ से अगर एडी बी एडी की बात कर रहे हैं तो एडी जो है बीसी के बराबर होगा, तो BC सबको जोड़ देंगे तो बी नॉट मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो आज जो है पढ़े हैं, शुरू शुरू में जो पढ़े हैं वो फास्ट में ही पढ़े हैं, तो एक बार देख लेना है कि क्या क्या चीजें हैं, यानी कि पहले से रिलेट करके पढ़े हैं। इसके बाद बायोट सेवर्ट लॉ पढ़ रहे हैं, तो ये भी पुराना चीज से ही रिलेटेड है, लेकिन नया है, तो इसे हम ठीक से ही देखेंगे, और इसको एक बार रिवीजन कर लेना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसी चीज पे बेस्ड और तरह के क्वेश्चंस करेंगे, फिर सर्कुलर लूप आएगा, उन सबसे हम लोग रिलेटेड करेंगे, ठीक है। और करंट वाला चीज खत्म करो। यस सर। ठीक है फिर। थैंक यू सर।